हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हर साल प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, तो एक अच्छा टाइम है कि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो ये पूरी तरीके से हमें रिमेंबर रहेगा। और हमने बहुत ही ल्यूसिड वे में एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया है जिसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरी तरीके से जो आज का लेक्चर डेडिकेटेड है वो जेईई मेंस और नीट के लिए है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है। तो द branch of chemistry which deals with the social, economical, biological and physical chemical interaction with the surrounding, है ना। इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात होती है तो हम सोशल की बात करते हैं, इकोनॉमिकल की बात करते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल और साथ ही साथ केमिकल इंटरेक्शन की बात करते हैं। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो यह एक बहुत ही बड़ा फील्ड है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? आप इसे याद रखेंगे सेब फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या कैसे याद रखेंगे? सेब SEB, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री होता ही है, तो आप इसको याद रखेंगे सेब फिजिक्स केमिस्ट्री। सेब में जो S है वो क्या है आपका? सोशल, E जो है इकोनॉमिकल और B जो है बायोलॉजिकल, और फिजिक्स हो गया फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग। दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का तो आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेब फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। जैसे हमने देखा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो केमिकल इंटरेक्शन है हम उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो केमिकल इंटरेक्शन है, देखिए जो केमिकल इंटरेक्शन है हम उसको भी देख रहे हैं। तो इसी केमिकल इंटरेक्शन को हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में रखा है। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो है क्या? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं ओरिजिन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीसीज इन द एनवायरनमेंट, है ना। OTR देखते हैं। क्या देखते हैं? OTR यानी ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स एंड फेट्स। जो ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन के साथ किसी केमिकल रिएक्शन का जो इफेक्ट है और उसका जो फेट है इन्वायरमेंट के साथ, उसका अध्ययन करते हैं। और इस तरीके का अध्ययन कराने वाली ब्रांच को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की संज्ञा देते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो बिल्कुल जो पतली लाइन है वो आप समझ गए, है ना। यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक छोटा सा पार्ट है ना। चलिए अब आइए देखते हैं इसके आगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। चूँकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन है उसके तरफ, है ना। क्योंकि पहले हम समस्याओं से अवगत हो जाएं, प्रॉब्लम समझ लें कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके रेमेडी की बात हम करेंगे। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। देखिए, हमारे सराउंडिंग में अगर कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस होगा तो जाहिर सी बात है वह इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन लेके आएगा, है ना। अच्छा देखिए, अनडिज़ायरेबल चेंजेस जब होगा
तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होगा, है ना। अगर अनडिजायरेबल चेंजेस होगा, यानी जो नेचर ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट अगर काम होगा तो क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। और वो हार्मफुल किसके लिए होगा, ह्यूमन के लिए होगा, एनिमल के लिए होगा और प्लांट के लिए होगा, ठीक है ना। यानी ह्यूमन, प्लांट और एनिमल तीनों के लिए होगा, यानी पूरी मानव बिरादरी के लिए, पूरी मानव जात के लिए खतरा बन जाएगा। बस ये है कि जो लॉ है नेचर का, उससे सामंजस्य बना करके चलना है, तभी जा कर के हम इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट। एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट। चूँकि हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और पॉल्यूटेंट की बात न करें तो कहीं न कहीं हमारी बातें अधूरी लगती हैं। तो व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट, देखिए बच्चों, व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट। तो देखिए, हमने बहुत ही आराम से समझा लिया है आपको कि विच कॉजेज पॉल्यूशन। जिन पार्टिकल्स की वजह से, जिन गैसेस की वजह से, जिन सॉलिड्स की वजह से, है ना, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट, यानी विच कॉज पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूटेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। यानी पॉल्यूटेंट में भी आइदर सॉलिड, गैस और लिक्विड किसी भी फेज में प्रेजेंट हो सकता है। देखिए होता क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट अगर वो बढ़ गया, किससे, नेचुरल अबंडेंस से। देखिए, हम पॉल्यूटेंट कब कहेंगे, जब किसी भी एलिमेंट का जो नेचुरल अबंडेंस का रेशियो है, उस रेशियो से जब एक्सीड कर जाए, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो उसी को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे नेचर में CO2 है और CO2 का जो नॉर्मल परसेंटेज है वो 0.03% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो अगर इतना बना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब 0.03% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से अधिक होगा तो हम उसे पॉल्यूटेंट कह देंगे, है ना। क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, जो नेचुरल अबंडेंस का कंसंट्रेशन है, उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी पॉल्यूटेंट हमारे लिए हानिकारक, हार्मफुल तभी होगा जब उसका कंसंट्रेशन उसके नेचुरल अबंडेंस के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आइए अब मज़े की बात आपको बताता हूँ मैं। मज़े की बात क्या है, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिस्टर एक्स, वुड यू लाइक टू ईट और ड्रिंक एयर, वुड यू लाइक टू ड्रिंक एयर, है ना, वुड यू लाइक टू ईट और ड्रिंक एयर। हेलो मिस्टर एक्स, क्या आप खाना चाहेंगे या खाना खाना चाहेंगे या हवा पीना चाहेंगे। मिस्टर एक्स से सवाल पूछा जा रहा है कि मिस्टर एक्स आप बताइए कि आप हवा खाएंगे, हवा पिएंगे कि आप खाना खाएंगे। तो मिस्टर एक्स कहते हैं कि मिस्टर वाई आई ऑलवेज ड्रिंक एयर, मैं हमेशा एयर पीता हूँ 12 to 15 times more than the food। वाह। मिस्टर वाई कहते हैं मिस्टर एक्स से कि मिस्टर एक्स देखिए, मेरे बॉडी के अंदर जितना भी जगह है खाना खाने के लिए, अगर मैं उतना खाना खा लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन मेरे बॉडी के अंदर, मेरे स्टमक के अंदर जितना एयर रखने की जगह है, उससे मैं 12 से 13 गुना, 12 से 15 गुना ज़्यादा लेता हूँ। ये मिस्टर वाई कहते हैं, ठीक है ना। और वास्तव में ये फैक्ट है, दिस इज़ फैक्ट, है ना, कि कोई भी एनिमल, चाहे वो इंक्लूडिंग ह्यूमन, कि जितना भी बॉडी के अंदर स्पेस है, उसका 12 से 15 गुना ज़्यादा वो हवा के फॉर्म में लेता है। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, देखिए, इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर बिकम सिग्निफिकेंट। अब आप सोच सकते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर अगर एक लीटर हवा रखने की जगह है, लेकिन हम उसका 12 से 15 गुना ज़्यादा रखते हैं, तो छोटा अमाउंट पॉल्यूटेंट का हमारे बॉडी के अंदर एक सिग्निफिकेंट यानी मेजर चेंजेस ला सकता है ना। तो अब देखिए आप कि हवाओं के अंदर जो पॉल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है, अगर वो बढ़ गया तो हमारे लिए
बिल्कुल कितना घातक होगा इसका हम अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं पॉल्यूटेंट क्या होता है ना। पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिग्रेडेबल, देखिए एक होता है डिग्रेडेबल और दूसरा होता है अनडिग्रेडेबल। दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक होता है डिग्रेडेबल और दूसरा अनडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल यानी जो हमने नेचर में थ्रो किया और उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हो गया, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के थ्रू ख़त्म हो गया, तो उसे हम कहेंगे डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स है ना, अगर डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स है ना, तो वह डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बायोलॉजिकली जो है डिकम्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एनवायरनमेंट में, एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। अनडिग्रेडेबल जैसे डीडीटी है, प्लास्टिक है, हैवी मेटल है, न्यूक्लियर वेस्ट है। अगर आप इसे एनवायरनमेंट के अंदर थ्रो करते हैं तो ये बहुत दिनों तक बने रहेंगे, है ना, ये ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए हम अनडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, है ना। अब आइए देखते हैं कि जो पॉल्यूटेंट है वो आता कहाँ से है। वो आता है सोर्स से। कहाँ से आता है? सोर्स से। सोर्स जो है पॉल्यूटेंट को जन्म देता है और पॉल्यूटेंट फिर ट्रांसपोर्टेड किया जाता है किसके थ्रू? एयर वाटर या मिट्टी के अंदर हम ही लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? डंप कर दिया जाता है, यानी मिला दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि सोर्स से पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है और पॉल्यूटेंट फिर ट्रांसपोर्ट होता है एयर, वाटर और सॉइल के थ्रू, है ना। सॉइल में कैसे जाता है? हम ही मानव लोग जो है उसको डंप कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जो है आइए आगे देखते हैं। आगे जो है आज हम लोग अध्ययन करते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के, है ना। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, जब हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ एयर से बना है। किससे बना है? कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ एयर से बना है। हम जानते हैं कि जो अर्थ है इसके ऊपर कई लेयर्स हैं, है ना, लेयर बाय लेयर है। तो उन कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना है और उन लेयर्स की जो डेंसिटी है वो क्या है? डिफरेंट है। देखिए हमने लिखा है हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोवेस्ट लेयर है वो क्या है, जो जिसमें हम लोग रहते हैं। लोवेस्ट लेयर यानी जो ह्यूमन लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फियर। क्या नाम है? ट्रोपोस्फियर। ये IS में भी कई बार आ चुका है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर जो 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, जो सी लेवल से 10 किलोमीटर तक रहता है, यानी ये 10 किलोमीटर ऊपर तक आपको जो लेयर मिलेगा, दैट द नेम ऑफ दैट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। आप इसे कैसे याद रखेंगे? ट्रोपोस्फियर में टी देखिए और टर्बुलेंट, है ना, टर्बुलेंट में भी टी है। यहाँ हमने लिखा है TURBULANT, टर्बुलेंट, है ना। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? टर्बुलेंट होता है, यानी जो भी ऊहा पो होगा, जो भी घमा चौकड़ी होगी, आंधी तूफान, है ना, डस्ट जोन, वाटर वेपर, क्लाउड, स्ट्रॉन्ग एयर मोमेंट, सब इसी यानी ट्रोपोस्फियर में ही होगा। यानी ज़मीन से लेकर के 10 किलोमीटर एरिया तक ही ये ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, ठीक है ना। बारिश भी होगा तो इसी लेयर के अंतर्गत होता है ना, ठीक है। बादल जो है यहीं पे बनते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। देखिए अबंडेंट वाटर, क्लाउड, स्ट्रॉन्ग एयर मोमेंट, है ना। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एयर मोमेंट है। उसके बाद 10 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है जीरो से, यानी जीरो यानी सी लेवल से 10 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फियर हो गया या टर्बुलेंट, जो कि काफ़ी टर्बुलेंट है। और 10 से 50 किलोमीटर जो है स्ट्रेटोस्फियर है ना। स्ट्रेटोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या होती हैं? N2 से मुलाकात होगा आपका, नाइट्रोजन गैस से मुलाकात होगा, ऑक्सीजन से तो होगा ही होगा,
फिर ओजोन से भी होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर, ठीक है ना, तो ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद लिटिल वाटर वेपर, आपके जो ट्रोपोस्फियर था बच्चों, ट्रोपोस्फियर, इसमें वाटर वेपर खूब ज़्यादा मिल रहा था, है ना, देखिए यहाँ खूब ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाटर वेपर क्या है, ज़्यादा नहीं है, लिटिल वाटर वेपर है ना, स्ट्रेटोस्फियर में। तो ये बात समझ में आ गया कि जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है, यानी जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, वो कहाँ कहाँ देखना हमको, ट्रोपोस्फियर में देखना है और स्ट्रेटोस्फियर में देखना है ना। अगर हम ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का अध्ययन कर लें तो हमारे पूरे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, अब देखेंगे, अभी हमने देखा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है वो अनडिजायरेबल सॉलिड गैसियस पार्टिकल्स इन द एयर, यानी ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो है वो अनडिजायरेबल, अभी हमने बात की थी कि अनडिजायरेबल यानी जो इच्छा के विरुद्ध होगा उससे क्या होगा, हार्म पहुंचेगा फिर, है ना। अनडिजायरेबल सॉलिड गैसियस पार्टिकल्स इन द एयर के प्रेजेंट होने की वजह से हमारा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन होता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है गैप और दूसरा होता है पीपी, है ना, पीपी और दूसरा गैप। गैप से क्या है, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, है ना। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में पहला गैप, दूसरा पीपी। गैप से क्या हो गया, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, और पीपी से हो गया पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, है ना, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट पे दिल्ली में काफ़ी चर्चा हुई, है ना, बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी। अरविंद साहब ने इसी को लेकर के ऑड इवन फार्मूला भी चलाया था, इसको पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन सा है। देखिए सल्फर ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है या कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोकार्बन है, ओजोन है और एसिड रेन है ना। ये सब मिल करके हमारा जो है गैप बनाते हैं, यानी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट बनाते हैं। वहीं पर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के अंदर डस्ट आता है, मिस्ट आता है, फ्यूम्स आता है, स्मॉग आता है और स्मोक आता है। स्मोग और स्मोक जो हम अभी आगे पढ़ते हैं, है ना। आइए बच्चों देखते हैं गैप क्या है, यानी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट क्या है। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, है ना। देखिए सल्फर कंटेनिंग फोसाइल, देखिए सल्फर कंटेनिंग फोसाइल को जब आप बर्न करेंगे, सवाल ये उठता है कि सल्फर कंटेनिंग फोसाइल क्या है। अभी देखिए कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि नासा की एक एजेंसी है जिसने बताया है कि चाइना में कोरोना वायरस से मरे हुए लोगों को जलाया गया है। तो सैटेलाइट इमेज से वो पता किए हैं कि वहाँ पे सल्फर गैस का बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिला है। तो और सल्फ़र जो है सबसे ज़्यादा मिलता है जब आदमी को जलाया जाता है, तो उसमें सल्फ़र की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाती है ना। तो सल्फ़र कंटेनिंग जो फोसाइल है आप बर्न करेंगे तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हमें देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें मेनली जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है क्या है बच्चों, पॉइजनस है। किसके लिए, ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट के लिए, ये ह्यूमन के लिए भी पॉइजनस है। इट इज़ पॉइजनस फॉर ह्यूमन एज वेल एज प्लांट, यानी एनिमल और प्लांट दोनों के लिए पॉइजनस है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और एक बात और, इवन ए स्मॉलर अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी आएगी और दमा तक ये जो है ये ला सकता है। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ी सी मात्रा, देखिए इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2 कंसंट्रेशन कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज़, बिल्कुल सांस फुलाने वाली दिक्कतें पैदा कर देगा थोड़ा सा अमाउंट सल्फर डाइऑक्साइड का। और एक बात और बता दूं आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड से इरिटेशन टू आइज़, है ना, आँखों में इरिटेशन होता है जिससे आँखें लाल हो जाती हैं और आँखों में आंसू आने लगते हैं।
उसके बाद जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, जब कंसंट्रेशन SO2 की बढ़ जाती है तो स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स, तो जो फूलों की कलियां होती हैं वो होती क्या है, वो इवेंचुअली फेल ऑफ फ्रॉम द प्लांट, वो टाइट हो जाती हैं। स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स, तो जो फूलों की कलियां हैं वो टाइट हो जाती हैं और इवेंचुअली अंततोगत्वा वो जो है प्लांट से नीचे गिर जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कलियों के ऊपर, यानी फूलों की जो कलियां हैं उसके ऊपर कितना भयानक प्रभाव देखने को मिल रहा है ना। अब आइए देखिए, सल्फर का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है बच्चों, तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है अगर हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है। जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है दैट इज़ वेरी स्लो, बट व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन in the presence of catalyst, then the reaction is very fast. कैटलिस्ट कहाँ मिलेगा इन्वायरमेंट के अंदर, तो कैटलिस्ट जो होगा वो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कर देंगे, है ना। तो जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं दैट विल एक्ट एज कैटलाइज्ड, दैट विल एक्ट एज कैटलिस्ट एंड विल इनहेंस द केमिकल रिएक्शन। उसी तरीके से देखिए रिएक्शन करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जब बन गया तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा, है ना। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। फिर SO2 प्लस H2O2 का रिएक्शन होता है तो H2SO4 फॉर्म हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड बना वो ओजोन कहाँ मिलेगा आपको, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है H2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप देख रहे हैं कि SO2 जो है H2O2 के साथ H2SO4 बना ले रहा है और कहीं न कहीं यह जो है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आइए अब अपने कारवां को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं B, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जहाँ पे हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड्स की भयावह रूप को हम लोग देखे। अब आइए देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में पढ़ते हैं इसमें। देखिए बच्चों, एयर में मेनली होता क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। देखिए 78% नाइट्रोजन होता है और लगभग 22 या 20-21% के लगभग जो है ऑक्सीजन होता है। बाकी छोटे मोटे गैसेस होते हैं थोड़े से अमाउंट में, है ना। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है डू नॉट रिएक्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। सही बात है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर करते तो हम लोग कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर ज़रूर देखे होते, लेकिन आज तक नहीं देखे हैं। देखिए बच्चों, एट हाई एल्टीट्यूड यानी खूब अधिक ऊंचाइयों पर जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, यानी जब बादलों के टक्कर से जब बिजली पैदा होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हाई टेम्परेचर। तो O2 और N2 जो है जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो हाई टेम्परेचर मिल जाता है, तो वहाँ पे वापस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी NO2 फॉर्म करते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या फॉर्म करते हैं, NO2 ये फॉर्म कर लेंगे, है ना। अब NO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट आयन में। और नाइट्रेट आयन जैसे बनेगा वैसे ही वह सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और यह एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। तो जितना ज़्यादा बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा, उतना ही ज़्यादा उस साल खेतों की मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र नाइट्रेट के फॉर्म में जमा होंगे और ये फसलों के लिए बहुत ही अच्छा खाद के तौर पे इस्तेमाल होंगे और उस साल फसल जो है लहलहाती हुई नज़र आएगी। अब आइए देखते हैं कि फोसाइल फ्यूल, है ना, जो फोसाइल फ्यूल है जैसे डीजल है, पेट्रोल है ना। फोसाइल फ्यूल जब बर्न करते हैं बच्चों, यानी जब कंबशन होता है उसका, तो NO और NO2 फॉर्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है ना। हम लोग बाइक चलाते हैं, धड़ धड़ करके कार चलाते हैं, तो उसमें से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 गैस निकलता है। नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड,
NO और NO2 फॉर्म होता है, ठीक है। आइए देखते हैं N2O2 1483 यानी 1483 केल्विन पर यानी 1483 केल्विन पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है ना। और ये NO2 और फास्ट बनेगा स्ट्रेटोस्फीयर में। अब देखिए बच्चों, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन और अधिक फास्ट होता अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में कौन है, ओजोन है बच्चों, क्या है, ओजोन। तो NO + O3 क्या बनाएगा, NO2। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है दैट विल बी वेरी फास्ट। आप लोगों ने देखा होगा रेड हेज, यानी आप देखे होंगे शाम के टाइम जो है काफ़ी लाल रंग का जो है बिल्कुल एकदम पीलापन लिए हुए, थोड़ा लालिमा लिए हुए हेज माने बिल्कुल धुंधलापन दिखाई देता है शाम के वक्त। ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। ये NO2 की वजह से है बच्चों, है ना। ये किसकी वजह से है, NO2 की वजह से है। इफ़ कंसंट्रेशन इज़ हाई, है ना, अगर NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो डैमेज टू लीव्स, है ना, ये जो है लीव्स को डैमेज करता है, तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं उसको डैमेज करता है, उसको गिरा देता है ना। उसके बाद रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो बहुत ही भयानक घटना है कि अगर NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई एनवायरनमेंट के अंदर तो जो फोटोसिंथेसिस है, जो पौधों के भोजन बनाने का जो प्रोसेस है उसको रिटार्ड कर देगा, उसको धीमा कर देगा। उसके बाद आपको बता दूं कि ये लंग इरिटेंट भी है, यानी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना। लंग इरिटेंट भी है, खूब खांसी आएगी। टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज़, हमारे जो जीवित टिश्यूज़ हैं उनके लिए बड़ा हानिकारक होगा। एंड हार्मफुल टू टेक्सटाइल फाइबर्स प्लस मेटल्स, और ये जो है जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं और जो मेटल्स हैं उनके लिए भी इक्वली हार्मफुल होगा। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा खतरनाक है और इसे रोकना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हमें बहुत ही सावधानी से फॉसाइल फ्यूल यानी डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। हमें बस यूं ही नहीं इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाइक लेकर के और मुंह में पान खाते हुए और गाना गाते हुए बस निकल पड़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका बॉडी भी फिट होगा और आपके बॉडी का अंदर का जो ब्लड है वो भी ठीक ठाक से रवा होगा, है ना। तो आइए अब पढ़ते हैं सी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का गैप देखते हैं, यानी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों देखिए, जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल यानी जो फॉसाइल फ्यूल है जिसका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, जब वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसमें, है ना, ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीट कंबशन होता है, नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म होते हैं, है ना, कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं। अब जो कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं तो जब बाहर आते हैं, साइलेंसर से बाहर आते हैं, तो वो ब्रेक डाउन टिश्यूज़, है ना, तो वो टिश्यूज़ को तोड़ देते हैं। जो ह्यूमन जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। उसके बाद ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। अगर बहुत कार्सिनोजेनिक माने कैंसरस होते हैं। अगर आप देखिए कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन होता है जो कि कंबशन से, पार्शियल कंबशन से कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में आ जाता है, तो अगर हम इसको इनहेल करेंगे तो ये कार्सिनोजेनिक होगा, हमें कैंसर भी हो सकता है। हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, और हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस में जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत ही जल्दी बिल्कुल जो है बूढ़े दिखाई देने लगेंगे, यानी इनकी जो चमक दमक है पेड़ों की वो ख़त्म हो जाएगी। शेडिंग ऑफ लिव्स, है ना, ये बहुत जल्दी अपने पत्तों को झाड़ देंगे, अपने फूलों को भी झाड़ देंगे, और ट्विक्स जो कलियां हैं वो भी टूट जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो यह हाइड्रोकार्बन्स भी देखिए कम नहीं है, बल्कि ये कार्सिनोजेनिक है, टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करता है, और ये प्लांट्स के लिए जो कॉजिंग एजिंग है
और शेडिंग लीव्स है। तो देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक है ये ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है हाइड्रोकार्बन्स। अब आइए पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड में हम दो पढ़ेंगे, है ना। कार्बन के ऑक्साइड्स में हम दो पढ़ेंगे, एक CO पढ़ेंगे और दूसरा CO2 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोलते हैं बच्चों साइलेंट किलर, है ना, साइलेंट किलर। यह 300 गुना ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है हीमोग्लोबिन से विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, है ना। देखिए क्या है इसमें, देखिए बच्चों, जब कार्बन कहाँ से मिलता है, पेट्रोल से, कोयले से, फायरवुड से, यानी लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, पेट्रोल जलाइए, है ना, तो उसमें से कार्बन पैदा होगा। अब कार्बन का अगर पार्शियल कम्बशन होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, तो कौन सा गैस बनेगा, CO बनेगा, है ना, CO फॉर्म होगा, ये CO फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये CO जो है हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके क्या बनाता है बच्चों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका 3% बनने में तो आप इस दुनिया को अलविदा कह देंगे, है ना। बिल्कुल जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बच्चों, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। देखिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। और इससे फिर क्या होगा, हेडेक होगा, है ना, क्या होगा, हेडेक होगा। फिर वीक आईसाइट हो जाएगी, आँखों की रोशनी चली जाएगी, नर्वसनेस, बिल्कुल आपका दिल घबराने लगेगा, आप उहापोह की स्थिति में होने लगेंगे, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी धक धक करने लगेगा। सोचिए कितना भयानक होगा वो मंजर जब आप CO को इनहेल करेंगे। और इसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी बहुत मात्रा अगर आती है, तो आप देखिए स्मोकिंग कहा जाता है कि स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, है ना। तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रीमेच्योर, अगर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अगर स्मोकिंग करती हैं तो उनमें प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगा, यानी 9 महीने के जगह पे बच्चा बहुत पहले पैदा हो जाएगा, है ना। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, अब कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि ऑटोमेटिक जो है एबॉर्शंस हो जाता है, और जो बेबी होगा, बच्चा होगा, वो भी डिफॉर्म्ड हो सकता है। तो आप देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग मत कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग में कहीं न कहीं वह व्यक्ति जो स्मोकिंग कर रहा होता है वह थोड़ी बहुत मात्रा में CO को कंज्यूम भी कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं दूसरा CO2। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन करिए तो भी CO2 पैदा होता है ना। फोसाइल फ्यूल जलाइए तो भी CO2 पैदा होता है। सीमेंट बनाइए, सीमेंट के फॉर्मेशन में कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म होता है, उससे भी CO2 फॉर्म हुआ। फिर वोल्केनिक इरप्शंस, कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, इरप्ट हुआ हो, तो वहाँ पर भी CO2 क्या होता है, बनता है। तो आप देखिए कई तरीके से CO2 का फॉर्मेशन होता है। और एक बात और बता दूँ CO2 के बारे में कि ओनली एग्जिस्ट इन ट्रोपोस्फियर। जो CO2 होता है बच्चों, वो सिर्फ जो सबसे लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जहाँ पे काफ़ी टर्बुलेंट होता है, एयर मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो पहला लेयर है, निचला लेयर है, जिसमें हम लोग इस समय रह रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रोपोस्फियर, है ना। तो CO2 सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही कन्फाइंड होता है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.03% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब देखिए जो CO2 आया बाहर, इटेन बाय ग्रीन प्लांट्स, तो उसे हमारे जो हरे पौधे हैं वो पूरी तरीके से चबा चबा के खा जाते हैं। इसका मतलब वो यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने में, और उसके बदले में वो हमको क्या देते हैं, इमिट O2, वो हमें इसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें जीने के लिए बहुत ही कारगर है। आइए बच्चों देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं। देखिए बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग में हम कोई ग्लोबल वस्तु लेते हैं, तो ग्लोबल वस्तु जो है हमारा सोलर एनर्जी है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसी को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी।
तो सोलर एनर्जी हमारे पास आ गई। सोलर एनर्जी का जो 100% है ना, 100% में से जो 75% है यानी 75% है, उसको हमारी पृथ्वी मैया जो है सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब 75% एनर्जी यानी सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो हमने जो एरो ऐसे लगाया है इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जो 25% है इसका कई लोग यूज करेंगे। 25% में से कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक टू द एटमॉस्फेयर। देखिए रिफ्लेक्ट बैक हमने लिखा है, तो रिफ्लेक्ट बैक टू द एटमॉस्फेयर। एंड ऐसा नहीं कि 25 के 25% रिफ्लेक्ट हो गया, अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाता तब तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए जो घेरा है जो हमने बनाया है, ट्रैप्ड बाय गैसेस CO2, CH4, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने CFC लिखा है, एंड वाटर वेपर। इसी 25% में से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है गैसेस के द्वारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है और वाटर वेपर्स द्वारा क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है। अब बताइए जब सोखा जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा एटमॉस्फेयर का। और इसी को बोलते हैं, इसी परिघटना को, इसी इवेंट को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, पूरे संसार में, वार्मिंग का मतलब ये हुआ गर्म हो जाना। तो जब देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है ना, तो उससे जो है एटमॉस्फेयर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है ना। पहले तो यही समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, बहुत डिटेल में आज पढ़ेंगे हम लोग ग्रीन हाउस को। देखिए अक्सर ठंडे प्रदेशों में हमने देखा है कि फूलों या सब्जियों के पौधों को, फ्लावर या वेजिटेबल के जो प्लांट्स होते हैं उनको कांच के ग्लास से ढक के रखा जाता है, यानी ग्लास कवर, है ना, ग्लास कवर में ग्लास कवर के अंदर रखा जाता है, यानी ग्लास से ढक के रखा जाता है। तो ग्लास से जो ढका जाता है इन फूलों और पौधों को, है ना, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस, ठीक है। तो उसी तरीके से ह्यूमन आल्सो लिव इन ग्रीन हाउस। जो मानव है वो भी ग्रीन हाउस के अंदर ही है ना। कैसे, वी आर नॉट सराउंडेड बाई ग्लास, हम लोग ग्लास से तो सराउंडेड नहीं है, बट ए ब्लैंकेट ऑफ एयर, लेकिन हम एक एयर के ब्लैंकेट से अवश्य ढके हैं। और इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर जो सदियों से, देखिए सेंचुरीज, सदियों से टेम्परेचर को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। बट नाउ, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, इट इज़ चेंजिंग स्लोली, स्थितियां बदल गई हैं। हमारे पास गाड़ी आ गया है, हमारे पास बाइक आ गया है, हमारे पास तरह तरह के ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई हैं और हम तो आनंद उठा रहे हैं, लेकिन प्रकृति को, नेचर को पूरी तरीके से हम लोगों ने एकदम उसको परेशान करने का बीड़ा उठा लिया है। तो आइए देखते हैं आगे। एटमॉस्फेयर आल्सो ट्रैप्स, जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों वो भी ट्रैप करता है, वो भी पकड़ लेता है किसको, सन्स हीट, जो सूरज से प्राप्त होने वाली गर्मी है उसे क्या करता है, पकड़ लेता है नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस के पास में जो हीट है, जो सन की जो हीट है उसे क्या करता है, कैप्चर कर लेता है एंड कीप इट वार्म, और एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। ये होता है बच्चों नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ये होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए जो नेचुरल ग्रीन हाउस है, जैसे हमने एक बीकर लिया और इसमें मिट्टी भर दिए और इसमें पौधे लगा दिए, तो हम देख रहे हैं जो सन रेज आ रही है ऊपर से, वो क्या कर रही है, वो वार्म कर रही है ना। देखिए क्या कर रही है, सॉइल को वार्म कर रही है, जो मिट्टी है उसे गर्म कर रही है। और
उस गर्मी में देखिए जो इंफ्रारेड है, रेडिएशन के थ्रू होता है। जो गर्म हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है और पार्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ना। ये है नेचुरल ग्रीन हाउस ये है। लेकिन देखिए जो CO2 है, अगर CO2 नहीं होता, बाकी भी गैसेस हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंसिडरेबल अमाउंट में सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है वो CO2 ही है ना। तो CO2 क्या किया, इसने ट्रैप किया सनलाइट को, और रेडिएशन जो है, नो रेडिएशन, कुछ उगलता नहीं है। जितना भी होगा मैक्सिमम वो क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा सन ऑफ हीट को, यानी हाँ सन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो एटमॉस्फेयर में जहाँ जहाँ CO2 है वहाँ वहाँ हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, है ना। तो 0.03% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो इसका कंसंट्रेशन है, अगर वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम नेचुरल बैलेंस, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखिए CO2 मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। CO2 जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस के लिए, है ना। अब इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि जो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, यानी जो पोल्स के ऊपर जो पोल के ऊपर जो आइस है और जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, वो मेल्ट होने लगेगा। और उसका एरिया बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं एंटार्क्टिका महाद्वीप पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल पूरे तरीके से बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो उससे होगा क्या कि जब पानी पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेगा और उस पानी से बाढ़ आएगी और पूरी दुनिया 10 से 15 फीट पानी के नीचे होगा, यानी स्विमिंग पूल बन जाएगी पूरी दुनिया। उसके बाद देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उससे एक और नुकसान होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब के होने का ख़तरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।